लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम को पढ़ा था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको याद रहा होगा। बताइए, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आकर रुकता है, हायर एनर्जी ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आकर रुकता है, तो किस सीरीज को फॉलो करेगा? बामर। वेरी गुड। बोलिए, इनमें से कितनी सीरीज इंफ्रारेड रीजन में पाई जाती हैं? 3, पास्चन, ब्रैकेट एंड फोल्ड, ठीक है ना। और बामर सीरीज आपकी विजिबल होती है और लाइमन सीरीज आपकी अल्ट्रा वायलेट होती है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, क्या कहने, ठीक है। तो इतना मतलब काफी चीजें समझ में आ गई थी आपको लगभग। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या होती है? आगे जहां तक जा सके, बस रुक जाए, जहां समझो जहां से वापस हो जाए। क्लियर ना? बहुत अच्छे। जब हम किसी अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराते हैं किसी न्यूक्लियस पर या किसी एटम पर, तो एटम के न्यूक्लियस की ओर जाने वाले अल्फा पार्टिकल जो बिल्कुल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस जाते हैं, वो यू टर्न लेकर के वापस आ जाते हैं। लेकिन सर, जिस दूरी से वो यू टर्न लेकर के आएंगे, वहीं उस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कहते हैं। कहां तक जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये सॉरी अल्फा पार्टिकल कहां तक जाएगा? सर, जहां तक पहुंचते पहुंचते उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो ना हो जाए। और काइनेटिक एनर्जी से जीरो होना मतलब वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, किसमें कन्वर्ट होती जाती है? जैसे जैसे हम इसके करीब जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी घटती जाती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E × E अपॉन R, सिर्फ R होता है, E × E अपॉन R। समझ में आया ना? ये Q1 Q2 अपॉन R। तो जो सर Q1 Q2 अपॉन R है, उसके हिसाब से सर R जैसे जैसे कम होता जाएगा, न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल की दूरी जैसे जैसे कम होती जाएगी, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होती जाएगी। वो काइनेटिक एनर्जी जब बदलकर पूरी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, तो समझो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच आ जाती है। क्लियर? बहुत अच्छे। उसके बाद मैंने आपको कुछ और बातें बताई कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम का फॉर्मूला Rn इक्वल टू कुछ फॉर्मूला जो भी था वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। क्या था? Rn इक्वल टू 0.53 इंटू 10 के पावर -10 n स्क्वायर। ये किसमें होगा? मीटर में। और 0.53 एंगस्ट्रॉम, 0.53 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। ये हाइड्रोजन एटम के लिए होता है। अगर हाइड्रोजन लाइक एटम हो तो उसके लिए मैं अलग से बताऊंगा अभी फॉर्मूला, ठीक है ना। फिर हमने वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट का फॉर्मूला पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट का फॉर्मूला भी पढ़ा और टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट का फॉर्मूला भी पढ़ा। फिर हमने उसके बेस पर, जब हमने कल स्पेक्ट्रल सीरीज देखी थी, तो उसमें हमने सर लैम्डा का फॉर्मूला भी डिराइव किया था। 1/λ इक्वल टू RH इंटू 1/NF का स्क्वायर माइनस 1/NI का स्क्वायर। सर वेयर NF इज द नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ फाइनल शेल और NI मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ इनिशियल शेल या इनिशियल ऑर्बिट। उम्मीद है यहां तक बात समझ में आ रही होंगी। रेडबर्ग कांस्टेंट RH होता है, RH की वैल्यू 10967800, ऐसा कुछ था ना, 10967800। क्लियर है? बहुत बढ़िया। इतना मैंने पूरा रिकॉल करा दिया। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी क्वेश्चन लिखना शुरू करिए और सॉल्व करिए। लिखिए, अल्फा पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी, अल्फा पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी 1.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। अल्फा पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी 1.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। पहला क्वेश्चन है अल्फा पार्टिकल। अच्छा, एक और बात समझो, जो मैंने डेरिवेशंस कराए वो डेरिवेशन सिलेबस का पार्ट नहीं है, मींस डेरिवेशन नहीं आएगा, फॉर्मूले सिर्फ याद होने चाहिए, उनके बेस पर न्यूमेरिकल आ सकते हैं। मतलब केवल फॉर्मूलों को याद करना है और याद करके उनमें ये जान लेना है बस कि इसमें ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, और उसी के बेस पर हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं बड़े आराम से। डेरिवेशंस नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? अल्फा पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी, अल्फा पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी 1.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट are incident on a thin gold foil, are incident on a thin gold foil, ठीक है ना। एक गोल्ड की फॉइल के ऊपर ये टकरा रहे हैं, ठीक है ना। अल्फा पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी 1.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन द थिन गोल्ड फॉइल फ्रॉम ए लार्ज डिस्टेंस, अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फाइंड द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। खाली बस आपको इतना करना है, बस फाइंड द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, फाइंड द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। आपको क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बतानी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान लगाएंगे। बोलिए क्या करना होगा? नवीद बताओ जल्दी से, क्या करेंगे? थोड़ा फास्ट चलेंगे भाई, अब है ना, बस अब थोड़ा स्पीड बढ़ा लो अपनी। क्या करना होगा बोलो भैया? 1/2 mv² इज इक्वल टू, सर जहां पर 1/2 mv² इक्वल हो जाएगा किसके? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन R के, समझो वहीं पर क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच आ जाएगी। ये जो R है समझो यही R0 है, यही समझो हमारा क्या है R0 है। समझ में आ रही बात ना मेरे बच्चे? ये काइनेटिक एनर्जी लेकर के अल्फा पार्टिकल चला, उसने जाते जाते अपनी इस पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दिया? पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। जहां दोनों इक्वल हो गए वहीं पर क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच आ गई। अब ये काइनेटिक एनर्जी कहां से निकालें सर? वो दे रखी है, ये रही काइनेटिक एनर्जी। कितनी है? तो भाई काइनेटिक एनर्जी दी है 1.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6, 1.8 इंटू 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ, इसको जूल में बदलना होगा तो सर 1.8 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सर ये तो हो गई इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, इसी को उठा के यहाँ रख देंगे, ये आंसर आ जाएगा 1.8 इंटू 10 की पावर 1.8 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर चलो 1.6 इंटू 1.8 इंटू 10 की पावर सेम ऐसे किया कितना माइनस का 13 इक्वल टू सर 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू, बोलो भाई Q1 बताओ जल्दी से, Q1 कितना होगा? 2E। क्यों हुआ 2E? अल्फा पार्टिकल का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज का है, बहुत अच्छे। तो चलो जी Q1 हो गया आपका कितना? 2E। प्रोटॉन के चार्ज का दोगुना इलेक्ट्रॉन के चार्ज का दोगुना होता है, इनटू ZE। और क्वेश्चन में आपको दे रखा है एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड, गोल्ड का एटॉमिक नंबर दिया है। एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं आइसोलेटेड एटम में, क्लियर है ना? तो एटॉमिक नंबर ऑफ Z यानी Z दे रखा है, कितना है गोल्ड का? 79। ठीक है, तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 है, तो बताओ कितने प्रोटॉन हो जाएंगे इसके अंदर से? 79 इंटू E अपॉन में R0। बोलो होगा कि नहीं होगा? बस सॉल्व कर दो इसको, यहाँ E की वैल्यू रखना, यहाँ E की वैल्यू रखना, यहाँ Z की वैल्यू रखना 79, सॉल्व करिएगा, दौड़ते हुए R0 की वैल्यू आ जाएगी। अब आप घर पे करते रहिएगा, मैं आपको इतना करा के छोड़ दे रहा हूँ बस। 2 इंटू सर ये हो जाएगा 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 सर, इंटू में Z हो जाएगा 79 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। मेरी बात को समझ में आ रही ना? अपॉन में, हाँ बच्चे कौन सा वाला 1.6? ये एक बार है ना? ओके ठीक है, 10 की पावर कितना होगा? -13, एक ही बार तो होगा, हाँ ठीक है, समझ गए, बहुत अच्छे। तो अभी नीचे जब जाएगा R0 तो कितना आएगा? 1.8 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -13। क्या इसको सॉल्व कर लेंगे आप आराम से? हो जाएगा ना? बहुत अच्छे। हमने सब कुछ ऐसा यूनिट में लिया तो आंसर भी मीटर में आएगा, ठीक है ना? जो भी आएगा ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए, ठीक है ना? आंसर लिख देता हूं, अगर आपको मिलाना होगा तो मिला लीजिएगा। 12.64 इंटू 10 की पावर -14 मीटर, -14 मीटर। दिस द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच ऑफ एन अल्फा पार्टिकल फॉर ए गोल्ड फॉइल। एक गोल्ड फॉइल के इतना करीब जाकर रुकेगा वो, ठीक है? 12.64 इंटू 10 की पावर -14। आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। मान लो मैंने कहा 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखने वाला एक प्रोटॉन, जरूरी नहीं कि अल्फा पार्टिकल ही जाएगा भाई। अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट तो रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हुई थी, लेकिन बाद में तो किसी ने प्रोटॉन को टक्कर करा के देखा, मतलब किसी ने प्रोटॉन की बौछार करा के देखी, किसी ने इलेक्ट्रॉन की बौछार करा देखी, कुछ भी करके देखो आप, क्या फर्क पड़ता है? तो अगर मैंने आपसे बोला दूसरे क्वेश्चन में 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का प्रोटॉन गोल्ड के न्यूक्लियस की ओर, गोल्ड न्यूक्लियस को क्या कर रहा है? अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना? गोल्ड न्यूक्लियस को अप्रोच कर रहा है, तो बताइए इसकी क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच निकाल पाओगे? सुनो ना भाई, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या होगी? मैं क्वेश्चन खाली इतना पूछा हूं, एक प्रोटॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहली बात तो 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप किस में बदल लेंगे? जूल में बदल लेंगे। वो 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रखने वाला प्रोटॉन जब गोल्ड के न्यूक्लियस की ओर जाएगा तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी रखेगा? बताओ इस क्वेश्चन में, इस फॉर्मूले में क्या बदलाव आएगा? सर ये पहले तो जैसे हमने इसको जूल में बदला उसको भी जूल में बदल लेंगे। इधर क्या बदलाव आएगा? इधर क्या बदलाव आएगा? सर 2E ना होकर केवल 1E होगा, कारण क्योंकि अल्फा पार्टिकल का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज का 2 गुना होता है, लेकिन प्रोटॉन किसका?
अल्फा पार्टिकल के अलावा कौन, ये कौन था इसमें, प्रोटॉन। प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होता है, तो यहां पर सर 2e ना लेकर केवल e लेंगे। बोलो समझ में आएगा कि नहीं। अब मुझे दूसरा क्वेश्चन बनाने की जरूरत तो नहीं है ना, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम काम यही करना है, ठीक है ना। हो गया, सेकंड लिखो भाई। हो गया ना, बहुत अच्छी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। इन ए हेड ऑन कॉलिजन बिटवीन, इन ए हेड ऑन कॉलिजन, इन ए हेड ऑन कॉलिजन बिटवीन, इन ए हेड ऑन कॉलिजन बिटवीन, बिटवीन एन अल्फा पार्टिकल एंड गोल्ड, इन ए हेड ऑन कॉलिजन बिटवीन, बिटवीन एन अल्फा पार्टिकल एंड गोल्ड, in a head-on collision between an alpha particle and gold, ब्रैकेट में लिखेगा z इक्वल टू 79, z इक्वल टू 79, गोल्ड न्यूक्लियस है ना, गोल्ड न्यूक्लियस। द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच इज, द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच इज 41.3 फर्मी, 41.3 फर्मी। फर्मी को फेम्टोमीटर भी कहते हैं, फर्मी मीटर है ना, ये फेम्टोमीटर से ज्यादा होता होगा, फर्मी मीटर, फर्मी में होता है 10 की पावर -15, 1 फर्मी मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -15 मीटर। लिख लीजिए अलग से, 1 फर्मी इज इक्वल टू, फर्मी की स्पेलिंग FERMI, FERMI, फर्मी, 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 की पावर -15 मीटर, ठीक है। ओके, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। The closest distance of approach is 41.3 Fermi, 41.3 Fermi. Calculate the energy of the alpha particle. Calculate the energy of the alpha particle. आपको अल्फा पार्टिकल की एनर्जी पता करनी है, ठीक है ना। Calculate the energy of the alpha particle. बताएं। मुझे उम्मीद है कर पाओगे, है ना। बताओ क्या क्या दिया क्वेश्चन में हमें, क्लोजेस्ट डिस्टेंस दे दी आपकी बार, कितनी है क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, 41.3 फर्मी। सर इसको हम लोग अगर मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, R0 इक्वल टू 41.3 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। बोलो हो जाएगा कि नहीं। अब क्या निकालना है और क्या दिया है क्वेश्चन में, सर अल्फा पार्टिकल है तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितने के इक्वल हो जाएगा, 2e के इक्वल, मतलब Q अल्फा, Q अल्फा कितना हो जाएगा 2e। गोल्ड का न्यूक्लियस है तो सर Q गोल्ड, गोल्ड को क्या होता है फॉर्मूला Au, तो Q Au कितना हो जाएगा सर 79e के इक्वल। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बहुत बढ़िया। हमें क्या पता करना है सर, फॉर्मूला होता है क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच निकालने के लिए K इक्वल टू 1/2, K मतलब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, नहीं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अरे भाई ऐसे बोलो ना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। भाई जहां काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आपस में क्या हो जाती है, इक्वल, जहां काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में इक्वल हो जाती है वही पॉइंट क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होता है। इसका मतलब K इक्वल टू U, K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में, बोलिए तो सर ये हो जाएगा आपका 2e इनटू में 79e और अपॉन में R0, ठीक है। K तुम्हें दे रखा है क्वेश्चन में, नहीं K ही तो पता करना है शायद। अरे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल ही तो पता करना है, अल्फा पार्टिकल कितनी काइनेटिक एनर्जी लेकर आया यही पता करना है। तो सीधे फॉर्मूला लगाओ ना भाई, तो ये हो गया कितना 9 इंटू 10 की पावर 9, 2 इंटू 79 इंटू ई बताइए 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन में R0 बताइए, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच 41.3 फर्मी मींस 41.3 इंटू 10 की पावर -15। क्या आप मुझे इसको सॉल्व करके बता सकते हैं काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी। मन खुश हो जाएगा अगर आपने क्वेश्चन का आंसर दिया मुझे। चलिए टाइम दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना भाई।
सबसे पहली बात, आप 10 की पावर माइनस, एक काम कर लो ना, ये हमारा भी फिलहाल यहाँ जूल में है, तो तुम सीधे इसको किस में लिख दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 2 इंटू 79 बताओ कितना होगा, छोड़ो, 2 इंटू 79 158 इंटू में सर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन 41.3 इंटू 10 की पावर माइनस, सुनिए 10 की पावर माइनस 15 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड, तो सर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड कर दिया, ये खत्म हो गया। अब सर मेरे पास अल्टीमेटली जो आंसर बचा वो कुछ ऐसा बचा, K इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू भाई 158 इंटू 9 बताओ, देखो इस पॉइंट से ये पॉइंट कटा दो, 158 इंटू 9 बताओ भाई। चलो मैं यहां पहले 10 की पावर लिख ले रहा हूं, कितना है 9 प्लस का 9 माइनस का 19 और ये जो माइनस का 15 है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 15 है तो ये भी प्लस का 15 हो जाएगा, समझ में आई बात ना। और नीचे क्या बचेगा, यहां बचेगा सर 9 इंटू 158 इंटू 16 अपॉन में कितना 413, नहीं समझे, यही तो बचेगा। अब बताओ इसको सॉल्व करके कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, इंटू में 10 की पावर 15 9 24, अरे यार 15 खत्म, तो बस कितना बचेगा 9, ठीक है ना, 10 के बाद 9, बस इसको डिवाइड करा दो, दौड़ते आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा आंसर, किसमें आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फिर इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना होगा तो 10 की पावर 6 से डिवाइड या मल्टीप्लाई, डिवाइड, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया है आंसर। अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना होगा तो 10 की पावर 6 से डिवाइड, समझ में आ रही बात ना, बहुत बढ़िया। ये सब कुछ मिला जुला कर आ गया होगा भाई 8.8, कुछ आ रहा है क्या, इससे इसको डिवाइड करके आ रहा है हाँ ना, कहाँ, ओ हो, ठीक है, तो ये कितना बचेगा यहाँ, ये होगा पहला 9 फिर माइनस का 19, ये यहाँ 15 नहीं होगा, देखो ये 9 यहाँ पे माइनस 19 था, माइनस 19 बार बार देखो अभी वही लिख रहा हूँ, माइनस 19 और प्लस 15, 15 9 24, 24 में से 9 गया तो कितना, 24 में से 19 गया, 5 बचेगा, 10 की पावर 5, क्लियर है। आपका ये कुछ आएगा भाई, इसको डिवाइड कर लेना, आप कर लोगे, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, इसको 10 की पावर 6 से डिवाइड कर दोगे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, क्लियर। आंसर मैं बता दे रहा हूं, आंसर है 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, ओके, लिखें, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द calculate the radius of the third orbit of hydrogen atom, calculate the radius of the third orbit of the hydrogen atom, बस इतना ही सा है, calculate the radius of the third orbit of the hydrogen atom, ठीक है। अच्छा एक बार क्वेश्चन ऐसा आया, राइट द, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, राइट द एक्सप्रेशन, क्योंकि आपके सिलेबस में एक्सप्रेशन है केवल, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ nth orbit of hydrogen atom and also find the radius of the shortest orbit। क्या समझे इस बात से, सबसे पहली ऑर्बिट, सबसे छोटी ऑर्बिट कौन सी होगी भाई, सबसे पहली ऑर्बिट मतलब R1 निकालना है। पहले तो उसने क्या कहा, राइट द एक्सप्रेशन, समझ रहे हो ना बात को, क्या कहा है पहले, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के एटम की nवीं ऑर्बिट की रेडियस का फॉर्मूला लिखिए, खाली लिखने के लिए बोला है, डिराइव नहीं करने के लिए कहा। तो Rn हम लिख देंगे, क्या फॉर्मूला होता है पता है ना, कोई बताएगा मुझे, Rn का फॉर्मूला, Rn इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर, शायद ना, बहुत अच्छा यही होता है। ये फॉर्मूले 2-4 बार याद कर लिए भाई, इनको रिवाइज कर लिए, इसीलिए न्यूमेरिकल करा रहा हूं क्योंकि याद हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ अब ये अगर ना भी याद आया तो जैसे वो बता रहा, मैंने कल भी बताया था ये कि आप फॉर्मूला क्या याद कर लीजिए, एक और फॉर्मूला लिख दीजिए 0.53 इंटू 10 की पावर माइनस 10 n स्क्वायर, ठीक है ना, मीटर, ये मीटर में है, या फिर Rn इक्वल टू 0.53 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम,
ये 3 फॉर्मूले हैं, ये ज्यादा आसान पड़ता है लेकिन फिर भी वो भी फॉर्मूला। अगर पेपर, मैंने आपको क्या कहा, अगर उसने पेपर में कहा राइट द एक्सप्रेशन, फिर ये नहीं लिखेंगे, ऊपर वाला लिखेंगे, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो फिर सर ऊपर वाला फॉर्मूला लिखेंगे। समझ मेरी बात ना? और वो फॉर्मूला लिखकर फिर उसने कहा कि बताओ थर्ड ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी, तो सर यहां पर हम n की वैल्यू 3 रख देंगे, लेकिन चालाकी दिखाइए आप, इसमें लगाइए अभी फिलहाल। क्या आंसर आएगा? वेरी गुड, 4.77 एंगस्ट्रॉम, 4.77 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर है, ठीक है ना? 4.77 एंगस्ट्रॉम सही है। ओके, समझ में आ गया? एक और फॉर्मूला लिख लो, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ, है ना, आप लिख लो जहाँ, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। अरे भाई समझ गए बाकी सब लोग? मैंने क्या पूछा, R3 पूछा ना बच्चों आपसे, तो 0.53 इंटू 3 का स्क्वायर, n मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट, तो सर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। किस में आएगा आंसर? एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो सर R3 की वैल्यू इसको सॉल्व करने के बाद कितना होता है? 4.77 एंगस्ट्रॉम, ये आंसर हो जाएगा। ओके जी, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। अगर हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करेंगे, बोलो भाई, हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब जैसे He प्लस, He प्लस का मतलब हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, और हीलियम में कितने होते हैं? 2, लेकिन He प्लस में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 1 ही बचेगा, तो वो हाइड्रोजन लाइक एटम कहलाता है। ऐसा एटम जो हाइड्रोजन के जैसा हो, हाइड्रोजन ना हो लेकिन हाइड्रोजन जैसा हो, तो उसमें बस ये Z से डिवाइड कर देंगे। Rn इज इक्वल टू जो भी फॉर्मूला आपके पास है 1/Z टाइम्स ऑफ वो पूरा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर me स्क्वायर, ये लिख लो, या फिर Rn इक्वल टू 0.59 n स्क्वायर अपॉन Z एंगस्ट्रॉम। बोलो बात समझ में आएगी? नहीं सॉरी 0.53, 0.53। दो फॉर्मूले लिखो जल्दी से। अरे नहीं समझे? मतलब व्हाट डू यू मीन बाय Z? Z मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम। जैसे अगर उसने हीलियम लाइक का पूछा तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो Z मतलब 2 रखेंगे, Z की वैल्यू 2। मान लो इसी क्वेश्चन में, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, अगर मुझे यही पूछा होता है कि बताओ हीलियम आयन की थर्ड ऑर्बिट की रेडियस, हीलियम आयन की थर्ड ऑर्बिट की रेडियस, तो आंसर हो जाता सर इसको 3 से डिवाइड कर दूंगा, नहीं सॉरी इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा। हाइड्रोजन की थर्ड ऑर्बिट की रेडियस की वो हाफ हो जाएगी, क्यों? क्योंकि जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उसकी आधी हो जाती, मतलब उसी से डिवाइड करना है, Z से डिवाइड करना है। समझ गए ना? क्यों कुछ नहीं, ठीक है ना, फॉर्मूले हैं, ठीक। ओके, ध्यान सुनो भाई, जितना ज्यादा प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाएगी उतना ही एटम का साइज छोटा होता जाएगा। समझ गए ना? हाँ, तो वो अभी मैंने क्या कहा तुम्हें, मैंने ऑलरेडी लिमिट से ज्यादा फॉर्मूले ड्राइव करा दिए चैप्टर में, ठीक है ना? तो अब मैं इनके डेरिवेशन के चक्कर में नहीं पढ़ूंगा बिल्कुल भी, ठीक है? पहली बात वही डेरिवेशन नहीं आएंगे, सिर्फ एक्सप्रेशंस हैं, फॉर्मूले याद कर लो, काफी आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना? नहीं तो बाकी सारी चीजें प्रूव्ड हैं बाकायदा, ठीक है ना? परेशान होने की नहीं है कि अपॉन Z क्यों आया है, ठीक है? लेकिन बहुत कहानियां हैं, पर चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है? बस क्या करना है, Z से कहां, जहां हाइड्रोजन लाइक एटम की बात आएगी वहां पर Z से या तो मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड, किस जगह, कुछ जगह पर मल्टीप्लाई, कुछ जगह पर डिवाइड, जहां जैसा होगा मैं बता दूंगा, ठीक है ना? आपको चिंता नहीं करनी है। पहली बात तो हाइड्रोजन एटम तक ही आएगा, हाइड्रोजन लाइक एटम आएगा ही नहीं, ठीक है ना? हाँ, क्या बच्चे? Z एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम, Z मतलब एटॉमिक नंबर भाई, क्या चीज यार, ये तो तुम सिर्फ टाइम पास करने वाली बातें कर रहे हो, ठीक है ना? और क्या, यही सब है और कुछ नहीं, ठीक है ना? अभी तुम लोग टाइम पास करना करते रहो। एटॉमिक मास से क्यों डिवाइड करूंगा यार? सारी कहानियां इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर डिपेंड कर रही है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का कहीं जिक्र आया अभी तक? और मास में न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ती है, एटॉमिक मास इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ठीक है ना? मतलब ये जो फार्मूले बने हैं, सबसे पहला फार्मूला कहां से शुरुआत हुई सर? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये Q1 Q2 क्या लिए थे हमने? चार्ज ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ गए ना? सबसे पहला ही फॉर्मूला वहीं से डिराइव होना स्टार्ट हुआ, तो वहां से डिराइव स्टार्ट हुआ, तो इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या की जरूरत पड़ेगी या इलेक्ट्रॉन की संख्या की जरूरत पड़ेगी? प्रोटॉन के बढ़ जाने से अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियन एंड न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाता है, बढ़ जाता है तो रेडियस घट जाती है। कितनी घटेगी सर? जिस रेशियो में प्रोटॉन का चार्ज बढ़ेगा उसी रेशियो में रेडियस डिक्रीज हो जाएगी। सिंपल है, समझे?
अजीब बात कर रहे हो यार, क्या करते हो भाई? कुछ पढ़ना है, ये लास्ट मोमेंट चलना है यार। अब मैं इतना नहीं धीमे धीमे बता सकता, क्या मतलब हद कर रही है एकदम। हाँ, तुम्हारा इमेजिन कहाँ से हो जाएगा जब तुम दिमाग ही में लगा रहे हो, बस खाली मेरी तरफ देख रहे हो, है ना। मैंने क्या कहा, प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाएगी तो चार्ज बढ़ता जाएगा। चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला बताओ। तो रहने तो मुझे भी नहीं पता, ठीक है, तुम जाओ चेक काम करो, क्लास जाओ। फिर जब तुम्हें नहीं पता तो फिर क्लास ही करने क्यों आए हो? रहने दो, छोड़ो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला तो नहीं पढ़ा है ना, मुझे क्या पता, तो मुझे भी नहीं पता। अगर तुम्हें नहीं पता तो मुझे भी नहीं पता है। अजीब पागलों जैसी बातें कर रहे हो। सिर्फ क्लास को खींचना ही है तो फिर खींचो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी बहुत क्वेश्चन हैं भाई, दिमाग मेरा इस पर अभी अटका हुआ है, ठीक है ना। लिखिए, पता नहीं क्या क्वेश्चन था, ठीक है। द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट एनर्जी शेल, ठीक है ना। ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल। क्या लिखा? द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना। द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, है ना, द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in the ground state of Bohr's model of hydrogen atom, Bohr's model of hydrogen atom is minus 13.6 electron volt. Simple. और क्या, minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? अब फिर देखो, अब मैं फिर तुम्हें कह रहा हूं, एनर्जी का फॉर्मूला बताओ, छोड़ो, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ nth ऑर्बिट में। En इक्वल टू 1 अपॉन, बोलो, ऐसे था ना, कुछ माइनस में था क्या? हाँ, ई स्क्वायर, बस इतना ही था ना। ओके, बस यही था। ओके, अब भाई इसी फॉर्मूले को हम कैसे भी याद कर सकते हैं? ई एन इक्वल टू, ये किस में है? अगर आप सब कुछ ऐसा यूनिट में रखेंगे तो आंसर जूल में आएगा, सब कुछ ऐसा यूनिट में रखेंगे तो आंसर जूल में आएगा। वैसे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक और भी तो था यार, एन के टर्म्स में। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला एन के टर्म्स में नहीं निकाला क्या हमने? कोई बात नहीं, लिखा नहीं। आप मुझे बताओ, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल ही होती है और माइनस टाइम्स होती है, बस इतना ही फर्क है। तो काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला बता दो। काइनेटिक एनर्जी वाला क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही था। एन के टर्म्स में नहीं था क्या? हाँ, आर की वैल्यू रख करके मैंने निकलवाया होगा यार, एक एन वाला टर्म्स भी मैंने कराया होगा एन में। अच्छा, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया था। चलो मैं बता रहा हूँ, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, बड़ा अजीब बेकार। चलो ये रहा, देखो मैं लिखवा देता हूँ। ये इसने दिया है mz²। देखो ये कितना बेकार सा लिखा है इसने, मैं डायरेक्ट देख करके लिख रहा हूँ। mz² e⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, h² n स्क्वायर, h² n स्क्वायर, ठीक है। चलो ध्यान से, ये पता कहाँ से बना है? ये पता कहाँ से बना है? हटो, डरो मत। ये था 1/2 टाइम्स, ये था यहाँ 1/2 टाइम्स, और फिर उसके बाद क्या था यहाँ पर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझ रहे हो ना? ऐसा कुछ रहा होगा। तो ये 4 और 2 तो मिलकर के 8 हो गया, और एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर कहाँ से आया? समझ ना? आर की वैल्यू बताओ। इसी में रखवा दूं? चलो हटाओ, इसी में रख के करते हैं, लो बना लेते हैं, बना ही लेते हैं, हटाओ। -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e² अपॉन 2। बोलो आर एन का फॉर्मूला। आर एन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h² अपॉन 4 पाई स्क्वायर m e की पावर स्क्वायर था। ओके, चलो ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा ये? 4 पाई स्क्वायर m e की पावर 4 हो गया, अपॉन में कितना? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा सर? 4 की बजाय कर लेते हैं 8 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। चलो कोई नहीं, इस 4 से कोई बात नहीं, ये आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n² h²। कैसा है? ठीक है जी। अब इस 4 पाई से सर
ये एक काम कर लेते हैं, इस 4 पाई से ऊपर वाले 4 पाई स्क्वायर को, 4 को हटा दिया और पाई को हटा दिया, ठीक है। अब क्या बच गया, हाँ ये हो गया 1/8 पाई, पाई से पाई भी कट रहा है ना, 1/8 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू में m e की पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर, शायद यही लिखा था मैंने अभी थोड़ी देर पहले उधर। देखो ऐसे बना है फॉर्मूला। अब फिर मैं कह रहा हूँ ज़्यादा इनकी चिंता में मत पड़ो, फॉर्मूला ऐसे बना है, ठीक है ना। लेकिन इसकी भी चिंता आपको नहीं करनी है, बार बार आपसे कह रहा हूँ, सिर्फ सीधे सीधे फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ये भी नहीं, बल्कि बेहतर है कि आपने जो इससे पहले वाला फॉर्मूला याद कर रखा था वो। अब लेकिन इसमें क्या करना है, ये किसके लिए है भाई, पहली बात ये किसके लिए है फॉर्मूला, फॉर हाइड्रोजन एटम, हाँ माइनस होगा, ठीक है ना। अच्छा टोटल एनर्जी माइनस में थी क्या, हाँ ठीक है, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ थर्ड इक्वेशन कहाँ है, एक मिनट, हाँ m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हो गए। अब बताओ इस सब की वैल्यू क्या होगी सुनो, इसमें कौन कौन सा टर्म कांस्टेंट है, बोलो भाई, ये सब कांस्टेंट है, बोलो है कि नहीं है, ध्यान से देखो, 8 कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, m कांस्टेंट, e की पावर 4 कांस्टेंट, h कांस्टेंट, ये सारे टर्म कांस्टेंट हो गए। तो बचा बस क्या, En बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 13.6 अपॉन n स्क्वायर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, बार बार कह रहा हूं, माइनस का 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ध्यान सुनो, आपको एनर्जी का फॉर्मूला, सॉरी रेडियस का फॉर्मूला कौन सा बेहतर रहेगा याद करना एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, 0.53 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम या 0.53 n स्क्वायर, 0.53 इंटू 10 की पावर -10 n स्क्वायर मीटर में, क्लियर। हालांकि उससे अगर एक्सप्रेशन पूछा तो वो लिख देंगे, है ना, जो मैंने बताया हुआ है Rn का। En का फॉर्मूला क्या बेहतर रहेगा याद करना, माइनस का 13.6 अपॉन n स्क्वायर। अब इसमें ध्यान रखना कि इसमें z का मल्टीप्लाई कहाँ है, ठीक है ना, मतलब एनर्जी में, यानी कि z स्क्वायर का मल्टीप्लाई है यहां पर। ये तो हो गया किसके लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए क्या होगा, En इज इक्वल टू कितना बच्चों, माइनस का 13.6 अपॉन n स्क्वायर z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो ये सब समस्याएं हैं, ठीक है, बार बार कह रहा हूं, इस चक्कर में मत पड़ जाना, ये सब समस्याएं हैं। क्या समस्या है सर, ये फिर से आप पूछेंगे मुझसे z स्क्वायर कहां से आ गया, मैं बता सकता हूं, लेकिन इस z के बारे में ज्यादा मत चिंता करो, सिर्फ इतना ही समझो कि एटॉमिक नंबर बढ़ने से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, साइज छोटा हो जाता है, रेडियस छोटी हो जाती है, सिंपल। जिस रेशियो में चार्ज बढ़ता है उसी रेशियो में रेडियस घटती है, बात खत्म। रेडियस घटेगी तो बोलो वेलोसिटी, रेडियस घटेगी तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, जितनी छोटी ऑर्बिट उतनी तेज वेलोसिटी से घूमेगा, कारण हाँ पाथ से छोटा, पाथ छोटा तो हो गया वो, तो फिर पाथ छोटा होने से टाइम कम लगेगा, पाथ छोटा होने से वेलोसिटी बढ़ जाएगी क्या, पाथ छोटा होने से वेलोसिटी बढ़ जाएगी क्या, नहीं, पाथ छोटा होने से टाइम पीरियड घट जाएगा सर, जब क्योंकि छोटा पाथ है, कम डिस्टेंस कवर करनी है तो हम कहेंगे कम टाइम में कवर कर लेगा। वेरी गुड, जितना छोटा साइज यानी जितनी छोटी रेडियस हो जाएगी, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। समझ में आ रही बात ना, यही समझाना चाह रहा था उस टाइम में जब तुमसे पूछा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला बताओ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ये इक्वल होता है mv स्क्वायर अपॉन r के। यहां से सॉल्व करके हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं या r की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। mvr बराबर nh/2 पाई, इन दो फॉर्मूलों का यूज करना है सिर्फ, है ना, mvr बराबर nh/2 पाई और v स्क्वायर अपॉन r बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, इन दो फॉर्मूलों का यूज करके हम r और v निकाल सकते हैं। लेकिन सर रेडियस छोटी होती है तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है। vn का फॉर्मूला हमने पढ़ा भी था, उसमें नीचे आया था क्या, rn नीचे आया था, आप देखिएगा जरा, जब मैंने vn का फॉर्मूला ड्राइव कराया था तो कहां से आया था भाई, ऐसे करके किया था ना, mvr बराबर nh अपॉन किया था,
तो V बराबर बताओ क्या आ जाएगा सर? V बराबर हो जाएगा NH/2πmr। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं सर? तब मैंने कहा था अगर तुम्हें ये Vn बनाना है तो इसको Rn लेना होगा। हो गया? MVr बराबर NH/2π बोर के एटॉमिक मॉडल से आया, और MVr बराबर NH/2π से मैंने V की वैल्यू निकाल ली NH/2πmr। अगर इस R की वैल्यू R1 लूंगा तो ये V1 आ जाएगा, R2 लूंगा तो V2 आ जाएगा, R3 लूंगा तो V3 आ जाएगा। मतलब थर्ड ऑर्बिट की रेडियस नीचे रखूंगा तो थर्ड ऑर्बिट की वेलोसिटी आ जाएगी, nth ऑर्बिट की रेडियस नीचे रखूंगा तो nth ऑर्बिट की वेलोसिटी आ जाएगी। तो यहां मैंने Rn रख करके Vn निकाला था। जरा मुझे बताओ Vn में n ऊपर आया था या नीचे आया था? नीचे आया था। और इसके बाद अच्छा हाँ, अब मैंने कहा Rn के बढ़ने से, पता नहीं मैंने क्या बताना चाहता। हाँ, ये जो En का फॉर्मूला है इसमें z स्क्वायर से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया? क्योंकि Rn के बढ़ने से V की वेलोसिटी नहीं, V की बढ़ेगा, Rn बढ़ने से V घट जाएगा ना। हाँ, Rn बढ़ेगा तो Z घटेगा। यही कहते हैं Z कम हुआ होगा तो R बढ़ा होगा, Z कम हुआ होगा तो R बढ़ा होगा। तो Z अगर कम हुआ और R बढ़ा तो R के बढ़ने से वेलोसिटी घट गई। इसका मतलब Z के बढ़ने से काइनेटिक वेलोसिटी, बोलो सोच कर देखो एक बार फिर से वापस बाबा कराओ। अगर Z बढ़ेगा तो R बताओ, आराम से, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस इतना बताओ। Z बढ़ेगा तो R घटेगा, Z बढ़ेगा तो R घटेगा, R घटेगा तो वेलोसिटी, इसका मतलब अल्टीमेटली हम कह सकते हैं Z बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, Z बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और वेलोसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड करती है, इसलिए Z का स्क्वायर आएगा। समझ में आ रही बात ना? Z बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन वेलोसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, इसलिए Z के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हाइड्रोजन लाइक एटम है, मैं फिर आपसे बार बार कह रहा हूं, ये आएगा नहीं, सिर्फ मुश्किल से 2% चांस, 2% भी नहीं है, ये पूछेगा, ये बार बार कह रहा हूं, क्योंकि हमारे सिलेबस में हाइड्रोजन एटम है, बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन लाइक एटम के बारे में भी वो तुमसे चर्चा करेगा, इस बात के चांस बहुत ही कम है, ठीक है? लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप अपने आप को तैयार रखिए हर एक तरीके की सिचुएशन के लिए, ठीक है ना? हो गया? ये फॉर्मूला लिख लो जल्दी से, ठीक है ना? En का Z 13.6 n स्क्वायर Z स्क्वायर। एक फॉर्मूला, क्या इसी के बेस पर आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? अच्छा, इसने कहा, सुनो एक बार, छोड़ो क्वेश्चन पूरा नहीं लिखने की समस्या हो रही है। इसने कहा द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलिए सही है कि गलत है? द टोटल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है। ग्राउंड स्टेट का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट मतलब n की वैल्यू 1 का स्क्वायर रखेंगे तो सर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा आंसर। आ गया? आगे बढ़ते हैं। इसलिए कहा ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इंक्लूड नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन एज रिक्वायर्ड। आपको बताना होगा काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो मैंने कहा था सर टोटल एनर्जी, सुनो आप ध्यान से, ध्यान दो, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आपस में इक्वल होती है किसी भी एक ऑर्बिट में, बशर्ते की बस एक माइनस में होती है और एक। तो सर अगर ये -13.6 है तो काइनेटिक एनर्जी +13.6 हो जाएगी, बोलो हो जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी सर काइनेटिक एनर्जी का 2 गुना हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का 2 गुना हो जाती है, तो सर 2 गुनी हो जाएगी। लेकिन वो पोटेंशियल एनर्जी किस में रहती है? नहीं, माइनस में। पोटेंशियल एनर्जी उसकी वजह से टोटल एनर्जी, हाँ, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किसमें थी? अरे वैसे भी तो सोचो, माइंड से भी तो सोचो, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी? क्यों होगी? सर पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें चार्ज को जो जैसा हो तो वैसा ही लेते हैं। तो 1/4πε0 Q1 Q2/r में Q1 को लेंगे प्रोटॉन का चार्ज, Q2 को लेंगे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन कैसा? नेगेटिव, और प्रोटॉन कैसा? पॉजिटिव। तो प्लस इंटू माइनस करके माइनस में आएगा, उसी की वजह से तो टोटल एनर्जी नेगेटिव हुई थी। सही कह रहा वो, ठीक है ना? क्योंकि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल को जोड़ा था, तो काइनेटिक पॉजिटिव, पोटेंशियल नेगेटिव, दोनों जुड़कर पोटेंशियल चूंकि डबल होती है अमाउंट में डबल होती है काइनेटिक के, और साइन में नेगेटिव होती है, तो उसकी वजह से जुड़ करके टोटल एनर्जी भी नेगेटिव आ जाती है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? बहुत अच्छे। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं बच्चों, इस चैप्टर में इतना मैंने ले लिया, और ये
आप इनको अब एक्स्ट्रा क्लास की तरह से ही समझो कि ये जो क्लास जा रही है अब इसमें एक्स्ट्रा जा रही है, क्योंकि इतना समझना बहुत है आप, लेकिन पता नहीं उतना भी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं मैं जो बताना चाह रहा हूं। सबको क्लियर हो रहा है? बोलो। मैंने पूछा, अगर मैंने आपसे पूछ लिया फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन एटम की रेडियस क्या होगी, बस फॉर्मूला बता दो, काम बन जाएगा। फोर्थ रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन एटम, He प्लस एटम, He प्लस आयन, बल्कि He प्लस आयन। तो सर Rn इक्वल टू, नहीं मैंने रेडियस पूछी है, Rn इक्वल टू 0.53 n स्क्वायर अपॉन z, 0.53 n स्क्वायर अपॉन z। बोलो कोई डाउट हो तो? हाँ 4 से, अच्छा ये तो आ जाएगा कितना यहाँ 2, और ये आ जाएगा इसका, मैंने फोर्थ ऑर्बिट पूछा था, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 अपॉन 4, समझ गए ना कितना आएगा, जो भी आ रहा है ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन इसने दे दिए, मैं तो करवा रहा हूँ, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन दिख रहे हैं, नहीं तो मुझे लग नहीं रहा था इस चैप्टर में इतने अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। बड़े मोइन, बात समझ में आ गई? मोइन बात ना करो, लिखो। बड़े बच्चों, बड़े लिखे विच एनर्जी स्टेट, ये क्वेश्चन अगर आपने खुद से कर दिया तो मैं मानूंगा कि आपको सब समझ में आ गया। क्या इन सब में m क्या है भाई? एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो कि मैंने इससे फॉर्मूले लिखवाए, मैंने डेराइव कराया बकायदा। क्या फॉर्मूला था बताओ, कहां से आया ये m ये सब कुछ आया कहां से? फिर वही वापस आ गए हम लोग, शुरुआत कहां से हुई? F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन R। घूम कौन रहा है, चक्कर कौन लगा रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स किसका होगा, किसको मिलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स? इलेक्ट्रॉन को। तो मास किसका ले जाएगा? इलेक्ट्रॉन का। हर जगह m क्या है, इसमें कहीं भी किसी भी फॉर्मूले में m जहां भी है वो m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? इसीलिए तुम्हें बार बार कह रहा हूं, तुम इन वाले फॉर्मूलों को देखो, आज जाके क्या करना, अपना एक चैप्टर के एक बार फॉर्मूले लिखना, क्या दिक्कत है? एक पेज पे सारे फॉर्मूले लिख डालो लाइन से, और फिर उनमें वो वाले फॉर्मूले जरूर लिख लेना साइड में, ये वाले, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, क्योंकि ये याद रह जाएंगे नहीं रह जाएंगे, न्यूमेरिकल करने में तो वही हेल्प करेंगे, न्यूमेरिकल करने में ये हेल्प नहीं करेगा, ये मजबूरी है याद करना। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि सीधे, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सीधे पूछ ले राइट द एक्सप्रेशन, ठीक है ना, तो जब राइट द एक्सप्रेशन कहेगा तब ये करना पड़ेगा। अब मेरी बात और सुनो, अगर तुम्हारे नहीं भी याद रहा तो अब देखो, जैसे वो आदित्य, उसने तुरंत वही बोला, मैं यही बताने जा रहा था, वो समझ गया मेरी बात को। कहने का मतलब यह है, अगर नहीं भी याद रहा कि फॉर्मूला रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का क्या होता है, तो फिर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, डिराइव करने के लिए सिर्फ 2 फॉर्मूलों की रिक्वायरमेंट है, और वो दोनों हम पहले से जानते हैं। क्या? पहला mv स्क्वायर अपॉन r बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। क्लियर? और mvr बराबर nh अपॉन 2 पाई, इसमें n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, इसमें n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। सारे फॉर्मूले इन 2 की हेल्प से डिराइव हो जाएंगे सारे। तो अगर फॉर्मूला एक बार भूल भी गए, पहली बात तो पेपर तक याद हो जाएगा, बार बार रिवाइज करो ना चीजों को, इसीलिए तो गुस्सा कर रहा हूं, बार बार कह रहा हूं। तुम लोग अभी तक इस भूल में बैठे हो कि बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। सच में बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। दिन का पता चल रहा है कि आप थोड़ा सा आइडिया तो लगा के देखो, आजकल दिन का आपको आइडिया लग रहा है? सुबह से शाम कैसे हो जाती है पता भी नहीं चलता। जो स्कूल जा रहे हैं उनको तो और ही नहीं आइडिया लग रहा होगा कि स्कूल गए और शाम हो जाती है नीचे आते आते, और फिर शाम में आते आते फिर यहाँ ट्यूशन कोचिंग, उसके बाद फिर भैया रात। अब रात होती बड़ी आज के टाइम में, पर बड़ी कितनी भी रात हो, लेकिन इतना पढ़ने का तुम्हारे अंदर दम नहीं है, ठीक है ना भाई। आप वो कंपेंसेट कर लो, जो दिन छोटा हुआ है उसकी वजह से जिधर रात बढ़ गई तो हम भैया रात में ज्यादा पढ़ लेंगे। भाई रात में पढ़ने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है ना, सर्दियों में बैठ के रात में पढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। तो इसलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, देर मत लगाओ, वेट मत करो, समझ गए ना? इस चीज का वेट मत करो कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा फिर हम रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे। अगर तुम इस भूल में बैठे हो तो गलत सोच रहे हो। आपको तो बस लग जाना चाहिए अभी से रिवीजन पर, समझ गए ना? और नंबर लाओ भाई, जैसे पहले स्टूडेंट्स लाया करते थे।
उस तरह के मार्क्स लेके आओ। मैं मजाक नहीं कर रहा। 95 96 नंबर के बारे में बता के लोग ना, मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों को कि ऐसे बताते हैं हमने 95 अबव बच्चों को दिलाए हैं, है ना, और ऐसा दिखाते हैं उसको, इतना बड़ा बखान करते हैं, लग रहा पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया। और 95 96 97 एकदम कॉमन मार्क्स हैं, मजाक नहीं कर रहा, हमारे लिए कॉमन मार्क्स रहे हैं। अरे तुम्हारे सामने प्रूफ, इसीलिए हर बार क्या करते हैं, वो तो हालांकि हम पहले नहीं करते थे, पिछले 2-3 सालों से हम पहले किसी का स्टेटस पे नहीं लगाते थे रिजल्ट मार्कशीट, अब पिछले 2-3 सालों से लगाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है अरे यार भैया क्या बात कर रहे हैं, और फिर वो मार्कशीट स्टेटस पे लगा के भाई देख लो, अब देख लो कि हाँ है कि नहीं है। और 97 96 94 95 96 इस रेंज में तो कॉमनली मार्क्स आए हैं पिछले कुछ सालों में, लेकिन आप पता नहीं क्यों नहीं उस चीज को समझते हैं। थोड़ी सी मेहनत बढ़ाओ, इतने नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं मतलब 95 अबव अगर किसी मतलब कोई बच्चा ले आया तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात हो गई, कुछ नहीं है आज के टाइम में, ठीक है ना। आ जाते हैं मतलब, हाँ ये है ठीक है, सबके लिए तो कॉमन नहीं है, लेकिन हाँ मतलब आ जाते हैं। सर हार्ड नट टू क्रैक नहीं है कि कर ही नहीं पाएंगे, आ ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है, समझे ना, मेहनत करोगे तो आ जाएंगे। चलो जल्दी से क्वेश्चन और कर डालो तेजी साहब, ठीक है ना। विच एनर्जी स्टेट, प्लीज कौन सा है बच्चों, विच एनर्जी स्टेट ऑफ द ट्रिपली आयनाइज्ड, विच एनर्जी स्टेट ऑफ द ट्रिपली आयनाइज्ड, ट्रिपली आयनाइज्ड मतलब 3+, ट्रिपली आयनाइज्ड बेरिलियम आयन, बोलो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। अब उसमें से हमने 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करा दिए, कितने बचे, 1, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन के मामले में कैसा हो गया, हाइड्रोजन के जैसा, इसलिए इस तरह के एटम को क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन लाइक एटम। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत अच्छे। तो क्या लिखा, विच एनर्जी स्टेट ऑफ द ट्रिपली आयनाइज्ड बेरिलियम एटम, सॉरी बेरिलियम ब्रैकेट में लिख दीजिएगा Be+++, ओके, हैज द सेम ऑर्बिटल रेडियस। मैंने आपको कहा ये क्वेश्चन आपने कर दिया, मैं मानूंगा कि आपने सब समझ लिया इस चैप्टर में। बेरिलियम हैज द सेम ऑर्बिटल रेडियस एज, हैज द सेम ऑर्बिटल रेडियस एज ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, एज ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, नहीं समझे, ओके। फिर ऑल्सो कंपेयर द एनर्जीज ऑफ द 2 स्टेट्स, ऑल्सो कंपेयर द एनर्जीज ऑफ द 2 स्टेट्स, also compare the energies of the 2 states। क्वेश्चन समझ में आया, देखो एक बार रिपीट कर रहा हूं, which energy state of the triply ionized beryllium ion has the same orbital radius as that of ground state of hydrogen, as that of ground state of hydrogen। compare the energies of the 2 states also, कंपेयर द एनर्जीज ऑफ द 2 स्टेट्स ऑल्सो। बढ़िया क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूं पेपर में आने लायक क्वेश्चन, ठीक है, तो करके दिखाइए जल्दी से। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तो ठीक। सुनो क्या बताया, पहले क्वेश्चन सुनो, इसने कहा है बेरिलियम आयन कौन है भैया, ये है जी Be++, तो इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर होता है सर 4, ये तो पता ही होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम चौथा है, इसका मतलब Z बराबर इसका कितना हो गया, एटॉमिक नंबर 4 हो गया। अगर एटॉमिक नंबर 4 है तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो गई, ये हाइड्रोजन लाइक एटम कहलाता है। अब सर हमसे उसने कहा है कि बताओ बेरिलियम की कौन सी स्टेट में, बेरिलियम की कौन सी स्टेट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की रेडियस, अच्छा बेरिलियम की कौन सी ऑर्बिट की रेडियस हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट की रेडियस के इक्वल होगी। तो पहली बात तो हाइड्रोजन की कौन सी स्टेट दी है बच्चों, हाइड्रोजन की तो दी है भैया फर्स्ट, ग्राउंड स्टेट का मतलब फर्स्ट स्टेट, और सर हीलियम की दी है कौन सी, नहीं पता, उसकी मान ली कौन सी, N। नहीं समझे, बताओ मैंने क्या किया, समझ में आया, पहले इसको सोचो मैंने क्या किया। उसने कहा सर हाइड्रोजन एटम की पहली और हीलियम वाले, सॉरी हीलियम नहीं है ये बेरिलियम है, तो बेरिलियम की सर NV रेडियस, NV ऑर्बिट की रेडियस आपस में क्या होगी, इक्वल, हमने ऐसा मान लिया। तो सर मुझे बताओ RH का फॉर्मूला, RH का फॉर्मूला सर 0.53 n², एन हाइड्रोजन के लिए बस इतना ही होता है, n² इज इक्वल टू, हो गया 0.53 n² इज इक्वल टू 0.53 n² Z मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में था, Z अपॉन Z, किसके लिए होता है ये,
हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए अपॉन में z। इस n की वैल्यू कितनी है 0.53 इंटू 1 का स्क्वायर बराबर 0.53 इंटू n का स्क्वायर अपॉन z। बताओ कितना 4। सर ये आ गया 0.53 से 0.53 कैंसिल, ये आ गया 4, n स्क्वायर बराबर 4, इसका मतलब n बराबर 2। n बराबर 2 मतलब बताओ क्या है मुश्किल, बोलो क्या मुश्किल है इस क्वेश्चन में। पढ़ने में इतना मुश्किल लग रहा था क्वेश्चन जैसे पता नहीं क्या है, इतना बड़ा पहाड़ पूछ लिया हमसे, कुछ भी नहीं है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं न्यूमेरिकल करते समय ये वाले फॉर्मूले यूज करना ज्यादा आसान रहेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब सर बेरिलियम आयन की दूसरी ऑर्बिट और हाइड्रोजन एटम की पहली ऑर्बिट की रेडियस बराबर होगी। आई बात समझ में, बहुत अच्छे। सेकंड पार्ट पे आ जाओ। उसने कहा दोनों की एनर्जीज का रेशियो भी बताओ, दोनों की एनर्जीज का रेशियो अपने अपनी स्टेट में रहते हुए। तो भाई देखो बेरिलियम कहां है, बेरिलियम कौन सी स्टेट में है सर, वो सेकंड स्टेट में है। और हाइड्रोजन कौन सी स्टेट में है सर, वो हाइड्रोजन जो है वो अपनी फर्स्ट स्टेट में है। तो भाई इसका सेकंड स्टेट में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस का 13.6 अपॉन एन स्क्वायर, अपॉन में एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर होता है शायद, क्लियर, बहुत बढ़िया। अपॉन में इसका कितना हो जाएगा माइनस का 13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्बिट में ही है और इसमें z की वैल्यू 1 होती है। तो अगर तुम यहाँ z स्क्वायर लिख भी दोगे तो फिर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तब भी 1 ही लिखोगे, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। डरने की उससे भी जरूरत नहीं कि भैया मैंने ना गलती से z स्क्वायर लिख दिया, नीचे भी लिख दोगे तो z 1 ही होता है। आप सारे फॉर्मूले में z लगा दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप हाइड्रोजन के लिए जब भी बात करोगे तो z की वैल्यू कितने रखोगे 1 रखोगे, ठीक है ना। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होगा, ओके। अब मेरे प्यारो ये बस सब मिला जुला कर आपको क्या हो जाएगा 13.6 से 13.6 कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा z का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर, खत्म। तो बस सर 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 4, कितना आ गया आंसर 4/1, बस ये आ गया EBE प्लस 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 और EH का रेशियो ये आ गया 4:1, खत्म बात। बताओ क्या मुश्किल है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाएंगे, कर लेगा ना, कर ले जाओगे, उम्मीद है कि कर ही लोगे, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। अभी एक क्लास और देनी पड़ेगी भाई, क्योंकि लैम्डा में था, मतलब इसका मतलब लैम्डा वाले टाइप क्वेश्चन अभी कहाँ हुए। चलो एक दो कराऊंगा अभी, है ना। देखो क्योंकि अब क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं अच्छे अच्छे, तो मेरा मन कर रहा है भी करा दूं। एक क्वेश्चन और है, बढ़िया क्वेश्चन है, मिटा दो इसको, नहीं हुआ, जल्दी करो, कुछ लोगों का नहीं हुआ अभी, समझने की कोशिश करो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में कहा है इसने, अगले क्वेश्चन में सॉरी, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम। हाँ वेरी गुड, एक्साइटेड है तो ग्राउंड स्टेट नहीं है। अब ग्राउंड स्टेट का मतलब पहली शेल और ग्राउंड से ऊपर कहीं भी रहेगा तो एक्साइटेड स्टेट कहलाती है, दूसरी में भी एक्साइटेड कहलाती है, तीसरी भी, चौथी भी, पांचवी, हर एक स्टेट क्या कहलाएगी अब एक्साइटेड स्टेट। जितना ज्यादा एक्साइटेड स्टेट होगी उतना ज्यादा ऊपर होगा, क्लियर। तो क्या लिखा, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एक्साइटेड स्टेट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे तो जो समझदार बच्चे हैं वो जान गए होंगे कि दूसरी शेल की बात हो रही है, वेरी गुड, क्योंकि पहली शेल में होती है -13.6 अपॉन एन स्क्वायर, तो एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो -13.6। दूसरी में आ जाती है बच्चे -13.6 अपॉन एन का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 से डिवाइड करेंगे तो -3.4 आ जाती है, क्लियर, बहुत अच्छे। तो क्या लिखा, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन in that state, calculate the angular momentum of the electron in that state। अगर आप समझ गए हैं तो आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा करके लिख सकते हैं, और नहीं समझ पाए तो पहले क्या करोगे, n की वैल्यू फाइंड करोगे और फिर उसके बाद में उस स्टेट में उसका एंगुलर मोमेंटम पता करना है। बोलो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, mvr बराबर nh अपॉन 2π, क्लियर है। ये फॉर्मूला मेरे प्यारे बोर्स के एटॉमिक मॉडल के साथ मैंने लिखवाया है। बोर्स का एटॉमिक मॉडल कहता है इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में ट्रैवल करते हैं जिस ऑर्बिट में उनका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब n की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 9 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31। नहीं जरूरत है उसकी, कौन कह रहा है उसकी जरूरत है, तभी तुम बोल रहा हूं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो सुनो, सबसे पहली बात तो मेरे प्यारो मुझे बताओ, हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी दी है, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी दी है। सर हमें पता नहीं है अभी कौन सी स्टेट में है, हमें नहीं पता अभी है कौन सी स्टेट में। कौन सी स्टेट का मतलब सर थर्ड एनर्जी लेवल में, फोर्थ में, फिफ्थ में, 1 में, सेकंड में, कहां है
हाँ इतना पता है कि उसकी एनर्जी कितनी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सर एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस का 13.4 अपॉन एन स्क्वायर, बराबर कितना दिया है 3.4। बोलो समझ में आएगी नहीं सर, माइनस का 3.4, माइनस से माइनस कैंसिल, सर एन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, मतलब ये बन जाएगा 13.4 बराबर 3.4 एन स्क्वायर, 3.4 एन स्क्वायर। इसको नीचे ले आऊंगा 13.4 अपॉन 3.4 बराबर एन स्क्वायर। इससे इसको कटाऊंगा कितना आएगा 4, ये कट के 4 आएगा, करके देख लेना आप, ठीक है ना। तो एन स्क्वायर बराबर 4, इसका मतलब एन बराबर कितना जाएगा 2। तो इसका मतलब में कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रॉन कहां लाई कर रहा है, सेकंड ऑर्बिट में लाई कर रहा है। कहां लाई कर रहा है, सेकंड ऑर्बिट में। अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में लाई कर रहा है तो सर सेकंड ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम मतलब L बराबर, एंगुलर मोमेंटम L बराबर mvr बराबर होता है क्या, NH अपॉन 2 पाई। तो सर सेकंड एनर्जी लेवल पर उसका 2h अपॉन 2 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, 2h अपॉन 2 पाई। तो सर ये कट जाएगा, h की वैल्यू 6.63 इंटू 10 की पावर -34, पाई की वैल्यू 3.14। जरा इसको सॉल्व करिए, दौड़ते हुए आंसर जाएगा। आंसर कितना आया, नहीं 2.11 इंटू 10 की पावर -34, वेरी गुड। 2.11 इंटू 10 की पावर -34, ठीक है जी, 10 की पावर -34 ये आएगा। ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की यूनिट बताओ, जूल सेकेंड, वेरी गुड, जूल सेकेंड। चलो जी हो गया। वैसे भी समझ सकते थे, h अपॉन पाई में, पाई की कोई यूनिट नहीं होती लेकिन h की होती है, जूल सेकेंड। तो एंगुलर मोमेंटम की भी क्या होगी, जूल सेकेंड, ठीक है ना। हालांकि और अनदर यूनिट भी होती है, ठीक है ना, क्लियर है, नहीं होती, बताओ L बराबर